स्वागत आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ सेट वन। और यहाँ पे जो आप सेट वन देख रहे हैं और ये सेट वन है आपका हिस्ट्री का, और ये हिस्ट्री का ही मैं सारे सेट को कराऊंगा। और सेट के माध्यम से तैयारी करना काफ़ी कम समय में जो है बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए जाते हैं। और इस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ही इर्द गिर्द जो है आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए जो आप लोग सेट के माध्यम से तैयारी करें। और इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके कर लें, और साथ ही अगर क्विक नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो आज मैं आप लोग के लिए जो लाया हूँ हिस्ट्री के सेट, और ये जो हिस्ट्री का सेट मैंने आज जो तैयार कर रखा हूँ, ये आपका शुरू यानी कि प्राचीन भारत से है, मतलब स्टार्टिंग से जो शुरुआत में है। तो मैं प्राचीन भारत के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसे मैं कर रहा हूँ। सारा का सारा हम लोग करेंगे प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, तीनों का अलग अलग सेट से चलेगा। तो आज मैं पूरे किताब से नहीं, सिर्फ मध्य भारत से ही मैंने लिया है, इसलिए आप देखें। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए पुराणों की संख्या 18 होती है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो संबंधित थी, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या फिर शैव धर्म। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, याद रखिएगा आप लोग। त्रिपिटक जो है किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बिहार, बोध गया, वैशाली या फिर कुशीनगर? तो इसको बोध गया में हुआ था। आपको मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि इसका जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम तो सबको पता है, इसका नाम सिद्धार्थ था। लेकिन जैसे ही इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इसके नाम में बौद्ध लगा दिया गया। पहले गौतम था, सॉरी, बचपन में सिद्धार्थ के नाम से पहचाने जाते थे, फिर इसका नाम गौतम, और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध कहलाए। तो इस प्रकार से इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति इसलिए किया कि 29 वर्ष की अवस्था में ये अपने बच्चे और बीवी को छोड़ के जो है ये चले गए थे ज्ञान की खोज में। और ये इन्होंने बताया कि दुखों से निजात कैसे पाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे आगे इसके बारे में जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए हीनयान, महायान और वर्ज्ययान, ये जो होते हैं सारे के सारे किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। शिव, राम, मीरा ये नहीं थे। नेक्स्ट है 6 नंबर में, वैष्णव परंपरा के प्रथम आचार्य कौन थे? देखिए अभी जो मैंने बताया उसी का है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। वैष्णव परंपरा के प्रथम आचार्य आपसे पूछा गया, विष्णु, कृष्ण, मीरा या फिर नाथ मुनि? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नाथ मुनि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपसे पूछा गया है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है, महिला संत कराइकल का संबंध किस धर्म से है? तो ये वैष्णव, शैव, जैन या फिर बौद्ध धर्म? तो देखिए इसका जो कराइकल का संबंध था ये थे शैव धर्म से संबंधित थे। कहता हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो हीनयान जो पुस्तक भाषा है, पहला है प्राकृतिक, संस्कृत, पाली या फिर सभी? तो देखिएगा हीनयान जो लिखी गई थी वो पाली भाषा में लिखी गई थी। 10 नंबर का देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऑप्शन है महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या फिर नाथ मुनि? तो जैन धर्म के प्रथम जो थे ये थे कौन? ऋषभ देव थे। और देखिए ये जो 24वां महावीर स्वामी 24वां थे, पार्श्वनाथ 23वां था। लेकिन ये नाथ मुनि जो है इस धर्म से संबंधित ही नहीं थे, इसलिए इसका ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी ये भी गलत है क्योंकि ये 23वां थे और ये कौन थे? 24वां थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋषभ देव। अलवार संतों की संख्या कितनी थी? देखिए अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है। और अलवार संत कहा किसको जाता है? जो वैष्णव धर्म को या परंपरा को मानने वाले होते थे। और 63 जो था ये किसका था? नैनार का था, और नैनार शैव धर्म के मानने वाले को नैनार कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वासवन्ना, लकुलिस, नाथ मुनि या फिर रामानंद? तो इसके जो लिंगायत के थे ये थे वासवन्ना थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ का नाम क्या था? देखिए बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ का नाम पिटक था, और इस पिटक के अंतर्गत जो है 3 जो है पुस्तकें हैं, जैसे आपका सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों को एकीकृत कर दिया जाए तो वो हो जाता है पिटक। ओके, और ये तीनों के ज्ञाता को बोला जाता है त्रिपिटिकाचार्य। यहाँ पे आप देख रहे हैं त्रिपिटिकाचार्य लिखा हुआ है।
तो ये त्रिपिटकाचार्य का ज्ञाता कौन था? इसमें से चारों ऑप्शन में से नाथमुनि, आनंद, राहुल या फिर राहुल संकृत्यायन। तो चूंकि ये तो नहीं होगा, ये तो चूंकि वैष्णव परंपरा से है संबंधित। आनंद तो बुद्ध के ही शिष्य थे, राहुल इसका बेटा था, और ये जो थे यही थे ज्ञाता, इन्होंने ही तीनों का ज्ञान हासिल किया था, जिसका नाम था राहुल संकृत्यायन। नेक्स्ट है जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज कब की थी? तो इन्होंने जो है 1818 ईस्वी में सांची स्तूप की खोज की थी। नेक्स्ट है भिल्सा टॉप्स किसने लिखा? अलेक्जेंडर कनिंघम, जनरल टेलर, जॉन मार्शल या फिर अल्फ्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम ने भिल्सा टॉप्स लिखा था। कुरु वंश की राजधानी कहाँ है? कुरुक्षेत्र, पानीपत, हस्तिनापुर या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं लाइव भी आऊंगा, तो लाइव में आप लोगों को खुद का आंसर भी करना है। अभी आप जो है सारी के सारी याद कर लें, काफी बेहतरीन होगी। फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन से ठोस हो जाएगी, और जैसे ही ठोस हो जाएगी तो आपका रिजल्ट काफी बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामायण किसने लिखा? ओके, तो रामायण जो है वाल्मीकि, वेद व्यास, मनु या फिर नारद। तो देखिए वेद व्यास तो महाभारत में चला गया, मनु मनु स्मृति में चला गया, और राइट आंसर उसका हो जाएगा आपका वाल्मीकि हो जाएगा। वाल्मीकि ने क्या किया था? रामायण लिखने का काम किए थे इन्होंने। नेक्स्ट है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो याद रखिएगा भीष्म। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को। गीता में कितने अध्याय एवं श्लोक हैं? तो कितने अध्याय और श्लोक है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो मैं बता दूं कि 12,600, 17,600, 18,700 और 17,700। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 18,700, यानी कि 20 नंबर का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब इसी में यहाँ तो गीता पूछा है इसलिए हम 18,700 दिए। अगर महाभारत की बात पूछी जाए तो महाभारत में जो है अध्याय की बात आएगी तो यह इसकी 1948 अध्याय है। किसकी? 1948 आपका आ जाएगा महाभारत में। ये किसका है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं महाभारत का। और अगर इस महाभारत का ही श्लोक भी पूछ देता है तो महाभारत का श्लोक है 1,02,17। 1,02,17 कितने क्या है? श्लोक है। ओके, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 1,02,17। ओके, ये है महाभारत की बात मैंने कहा, और गीता के बारे में 18 और 700 याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता था? मुद्राक्षर, लक्षणाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष या फिर कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष। तो राइट आंसर जो 21 नंबर का ही हो जाए लक्षणाध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त। राइट आंसर आपका हो जाएगा अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। कलिंग विजय के बाद जो है ना इसका थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हुआ था, और यहीं से इन्होंने धर्म की शुरुआत करने की सोची, और काफी बेहतर काम इन्होंने किया। जनताओं में अपना जो है एक छाप छोड़ा धर्म के प्रति, और लोग भी इसके और धर्म के प्रति आकर्षित हुए, और ये उसी के बाद से ये महान भी की गिनती में आने लगे। नेक्स्ट है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि अशोक, बिंबिसार और अजातशत्रु, इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा बिंदु और बिंबी में, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा बिंबी होगा, याद रखिएगा। बिंदुसार नहीं होगा, हर्यक वंश का नहीं, क्योंकि ये तो मौर्य वंश में आ जाते हैं इसलिए। नेक्स्ट चलते हम लोग, किस गुप्तकालीन गणितज्ञ ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है? वरामिहिर, आर्यभट्ट, धनवंतरी, समुद्रगुप्त। ये सभी के सभी गुप्त काल के थे, लेकिन पृथ्वी गोल है किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना इन चारों में से मेगास्थनीज ने किया कर रखा था। कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, फायन इन लोगों ने नहीं किया था। नेक्स्ट है अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे, याद रखना आपको। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण काल के नाम से यहाँ पे मौर्य काल, मुगल काल, गुप्त काल या फिर ब्रिटिश काल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुप्त काल, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसके शासन काल में मतलब गुप्त काल में क्या हुआ था? चौमुखी विकास देखने के लिए मिला था, यानी कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हो, तो इन सबों में, स्थापत्य कला में हो, विज्ञान में हो, हर चीज में क्या हुआ था? व्यापार वाणिज्य में हो, हर चीज में जो है अधिक से अधिक विकास देखने के लिए मिला था। लोग काफी सुखी से जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसलिए इस काल को क्या कहा गया? स्वर्ण काल का नाम दिया गया था। नेक्स्ट है किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो अभी मैंने बताया था इसका जो कलिंग का विजय इन्होंने युद्ध किया था ये 13वां शिलालेख से पता चलता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाएगा? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर समुद्रगुप्त। राइट आंसर आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अर्थशास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुई? तो अर्थशास्त्र आपको पता है, अर्थशास्त्र एक ऐसी रचना है
जिसके माध्यम से आप मौर्य वंश के मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक अर्थ हो, आर्थिक हो, किसी भी स्तर का हो। तो आपको सबसे बेस्ट जो है ये आपको अर्थशास्त्र साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर आप लोग में से किसी ने अगर हिस्ट्री ऑनर्स या हिस्ट्री से पीएचडी वगैरह कर लिया, यहाँ पे शोध करने के लिए आप लोग जाते हैं, तो अर्थशास्त्र का सहारा बहुत ही ले सकते हैं। कभी जबरदस्त ये आपका स्रोत का काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी आपको मैं बता दूं पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट चलते हैं, गुप्त काल के महान खगोल शास्त्री कौन थे? देखिए इसमें से ये तो आपको अभी जस्ट पृथ्वी गोल है के बारे में बताया था इन्होंने। तो अगर खगोल शास्त्री के महान खगोल शास्त्री थे तो वो थे वारामिहिर थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या चीज? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गुप्त शासकों द्वारा राज दरबार की भाषा क्या रखी गई थी? देखिए गुप्त शासकों ने अपने राज दरबार की भाषा जो रखी थी इन्होंने, काफी ही अच्छी थी इनकी, पाली, प्राकृत, अरमाइक या फिर संस्कृत। इन्होंने संस्कृत को जो है अपना राज दरबार भाषा बनाया था। विक्रमादित्य किस गुप्त शासक की उपाधि थी? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ही के शासनकाल में फाहियान आए थे। इन्होंने ही अपने दरबार में जो है 9 जो है रत्न को भी रखे थे। ओके नेक्स्ट चलते हैं, यूरोप का कालिदास किसे कहा जाता है? तो देखिए यूरोप का जो कालिदास कहा जाता था ये शेक्सपियर को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या था? ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश के शासक का नाम था श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका विशाखदत्त, क्योंकि शूद्रक तो होगा नहीं, शूद्रक ने तो मिर्च कटिकम लिखा था। हरिसेन का सबको पता है, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति, सॉरी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, और कामसूत्र तो वात्स्यायन ने लिखा था। कामसूत्र जो है वात्स्यायन की रचना किसने की थी? कामसूत्र की रचना किसने की थी? वात्स्यायन ने की थी। नेक्स्ट चलते हम लोग, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसस, कनिष्क, भीम कटफिसस, कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कुजुल कटफिसस। और इस वंश मतलब कुषाण वंश के महानतम शासक कौन था? तो महानतम शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। नेक्स्ट था, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश यानी कि मौर्य वंश के बारे में पूछा गया है। पुष्यमित्र, अशोक, देवभूति या फिर बृहद्रथ? राइट आंसर आपका बृहद्रथ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राखलदास ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? तो देखिए राखलदास ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। सबसे पहले तो दयाराम साहनी ने स्टार्टिंग किया, धीरे धीरे बहुत सारे इसमें आए इतिहासकार और उन्होंने जो है खोज करते चले गए। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? तो विशाल स्नानागार आपको मैं बता दूं मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीरा से नहीं मिला है। ओके, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की इनकी सभ्यता है। देखिए इसलिए कांस्य युग इनकी सभ्यता कहा गया क्योंकि कांसा की जो धातु हैं, जो वस्तुएं हैं अधिक पाई गई है, लोहा का एक भी अंश नहीं पाया गया था। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या किस धातु किसको पता नहीं था? तो लोहा का पता नहीं था। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे एक भी अंश जो है, एक भी साक्ष्य नहीं मिला लोहा का, इसलिए इतिहासकारों ने कहा कि यहाँ इनको लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट चलते हम लोग, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा लोथल भोगवा नदी के किनारे। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1861 ईस्वी में इस विभाग की स्थापना की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, याद रखिएगा। भाव के माध्यम से मतलब फिगर वगैरह बना दिया जाता था, उस फिगर के माध्यम से आपको बतानी होती थी कि कौन कौन से इसके अंतर्गत क्रियाकलाप हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग, कार्बन 14 विधि की खोज किसने की थी? तो कार्बन 14 विधि की खोज बीएफ लीवी के द्वारा किया गया था और इसमें कहा गया था कि कोई भी वस्तु कितनी वर्ष पुरानी है इसका एकदम करेक्ट जो है ये काल निकाला जाता था। इससे काल मतलब समय, इसलिए इसका परिभाषा भी होता है, समय निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि को ही कार्बन 14 कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ओके, बाकी ये सबका नहीं अर्थ है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो देखिए मनके बनाने का कारखाना आपको चहुंद्रो से प्राप्त है। नेक्स्ट है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थित है ये सतलज, रावी, भोगवा, सरस्वती। तो राइट आंसर आपका सरस्वती हो जाएगा, सरस्वती के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए आप लोग अपने दोस्तों में भी जेम के शेयर करें। धन्यवाद।